सौरभ, गरिमा, वेदांग, साक्षी, बाकी सब बच्चे भी इस नए वाले सेशन में आ गए क्या? सुमित, विकास, कल्पना, सौम्या, हीत, ज्योति, अभिषेक, वंश, बबलू, गुरसिमर, हर्षिता, प्रेरित, ये लो, रितिका, तनिषा, प्रेम, गुरप्रीत। चलिए देखो, अब मैं जो रिवीजन कराने जा रहा हूं ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है कि फालतू कुछ नहीं, एग्जाम के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें आती है। तो कई छोटी छोटी चीजों को मैं इकट्ठा करता हुआ चलूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट्स को इन सब्सिडरी किस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ये हमें कौन अलाउ करता है? ये इंड AS 27 अलाउ करता है कि आप कॉस्ट पे लिखो या फेयर वैल्यू पे रखो। फेयर वैल्यू के रखोगे तो थ्रू P&L भी रख सकते हो, थ्रू OCI भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 109 में आप कौन सी कॉन्सेप्ट में कवर कर रहे हो। ये हमारे लिए एक बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट है कि हमें अपने पास ऐसा करना चाहिए। कॉस्ट को कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, तो कॉस्ट को हम लोग कैसे देखते हैं? कॉस्ट को हम ऐसे देखते हैं कि आपके पास अगर कोई अर्लियर लॉट्स पड़े हो तो क्या अर्लियर लॉट्स को आपको रीवैल्यू करना जरूरी है एट फेयर वैल्यू? द आंसर इज यस। और अगर मान लीजिए आप कोई अब नया लॉट जो परचेज कर रहे हो, इसके लिए जो आपने कैश पे कर दिया प्लस इसके लिए आपने जो शेयर एक्सचेंज कर दिए, कितने के बदले में कितने शेयर देने हैं, प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन प्लस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये क्या निकल आती है हमारे पास? ये न्यू लॉट की कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, और इन दोनों को क्लब कर दें तो ये आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट कहलाती है। यदि फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है आपने तो आप अपने पास फेयर वैल्यू को ईच ईयर पर क्या करते जाएंगे? रीवैल्यू करते जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ ICAI कुछ स्पेशल काम करता है। वो क्या करता है? वो एक तो आपको क्वेश्चन डालता है कि हमें अर्लियर लॉट का क्या करना चाहिए। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अर्लियर लॉट का क्या करना चाहिए। द आंसर इज कि आपको इसे क्या करना चाहिए? रीवैल्यू करना चाहिए। दूसरा इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन पूछता है कि हमारी पॉलिसी क्या हो सकती है। तो आप बताएं, पॉलिसी कॉस्ट की भी हो सकती है या फेयर वैल्यू की भी हो सकती है। ये दो इंस्टीट्यूट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है। और तीसरा, वाइल कंसोलिडेटिंग, जब आप गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, गुडविल को, तो इन्वेस्टमेंट्स को आप किस पर लिखेंगे? फटाफट से बताओ। इन्वेस्टमेंट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन किस पर लिखोगे? एट कॉस्ट लिखोगे। तो यहां पर आकर इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है? वो कहता है अगर हमने फेयर वैल्यू पर रखा हुआ है तो क्या करना है। एक ही क्वेश्चन है जिसमें आप आकर भूल जाते हैं। फटाफट से बताओ, हमें अपने पास ये इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पर लेनी चाहिए? एट कॉस्ट। पर यदि किसी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करके रखा हुआ है तो आपको याद है आप इसके अंदर क्या कर देते थे? आप माइनस कर देते थे रीवैल्यूएशन इफेक्ट्स। अब ये एक ही क्वेश्चन में ऐसा था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 53। सिर्फ एक क्वेश्चन में ऐसा था। तो बताइए
हम क्यों ऐसा करते हैं कि अगर फेयर वैल्यू पर दिया हुआ है तो फेयर वैल्यू को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास ट्रू कॉस्ट मिल जाएगी, ये आपके पास एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें आप अपने पास एनसीआई को एडजस्ट करते हैं और आईएनए माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आती है, गुडविल। हम गुडविल को बाद में रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रीवैल्यू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत जाना ये लेटर ऑन कैंसिल करना पड़ेगा। कब कैंसिल करोगे लेटर ऑन, ये कब करोगे, जब आप कंसोलिडेट करोगे तो आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर कॉस्ट पे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता हमेशा हम कॉस्ट ही मानकर चलते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसी से संबंधित एक चौथा मुद्दा भी आपसे कभी कभी पूछता है, वो आपको एसएफएस में रॉन्ग इफेक्ट डाल के दे देता है। वो कहता है कि साहब हमने अपने पास इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा बट हमने अपने पास उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड ठीक से नहीं किया। वो जानबूझ के मिस कर देता है। बताओ क्या मिस कर देता है? वो मिस कर देता है हमारे पास कि हमने डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी भूल गए या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी भूल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको किस पर रिकॉर्ड कर देना, एट प्रेजेंट वैल्यू। इसे किस पर रिकॉर्ड कर देना, एट फेयर वैल्यू। ध्यान ये रहे कि लेटर ऑन क्या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को रीवैल्यू करेंगे थ्रू पी एंड एल, या डेफर्ड कंसिडरेशन को हम अपने पास कंपाउंड करेंगे तो हमारे पास ये पी एंड एल के थ्रू, तो हमारे पास उसके एसएफएस करेक्ट बनेंगे। द आंसर इज यस। अब ये भूल गए होंगे, घबराए नहीं, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस की जानकारी देके जाऊंगा कि आपने क्या करना है। ये एक कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ कवर किया था। ओके, इफ पेबल इन कैश देन वाया पी एंड एल। मोहित, ये पेबल इन कैश वाले को ही मैंने लिखा है वाया पी एंड एल, मैंने इक्विटी वाला अभी तक बताया ही नहीं है आपको। ओके, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग व्हाट आई हैड ऑलरेडी डन। हमारे इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट जी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 152, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 102 in chapter 13 and question numbers 53 in chapter 13। आप इनमें से डू एनी वन, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। ये कॉन्सेप्ट आपके पास यहां कवर हो जाता है। इसका मतलब ये, अब आपको यहां ना जो क्वेश्चन मिलते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस हैं। तो डू राइट्स, इतनी चर्चा को सुन लिया ना, तो डू राइट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन खोलो, पढ़ो और उसको सॉल्व करो। जो चीजें आपसे मिस हो गई हैं उनको ठीक करो अपने पास। ठीक है, यानी उन चीजों को आपने क्या करना है, उनको आपने अपने पास ठीक करके चलना है। अच्छा, तो एक बच्चे ने कहा जी ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो ये है मैं देख लेता हूं एक बार। चैप्टर, बच्चे ने कहा कि कौन सा चैप्टर का है, मैंने कहा एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि कौन से चैप्टर का है। ये है चैप्टर 13, ये है चैप्टर 14। तो पहला पार्ट मैंने अपने पास कहा कि इतना करना है, तो 3 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को जितना बताया बस इतना ही चाहिए आपके लिए, और कुछ नहीं। और अगर आपको ये सब पता था तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात आती है कि हम अपने पास जब यहां पर कंसोलिडेशन करते हैं, ये सब बातें थी एसएफएस के बारे में, ठीक है। अब बारी आ गई कंसोलिडेशन के बारे में कि हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो क्या होता है। अब देखो साहब, जो कंसोलिडेशन करते हैं उसके अंदर आपके पास वहीं पर सारा काम है, बाकी एसएफएस में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब आप कंसोलिडेट करते हैं तो कंसोलिडेटेड एक बनती है बैलेंस शीट्स, बाद में डिस्कस करेंगे पी एंड एल भी।
एक बनती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है तो आपके क्वेश्चन के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अगर कोई एरर्स हैं तो वो सबसे पहले रेक्टिफाई होनी चाहिए। अगर कोई एरर्स है तो पहले वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। नंबर 2 पर आपको क्या करना चाहिए? नंबर 2 पर आपको बनाना चाहिए सीना। नंबर 3 पर आपको गुडविल या जीबीपी की कैलकुलेशन करनी चाहिए। नंबर 4 पर आपको एनसीआई की करनी चाहिए। नंबर 5 पर आपको अपने पास कंसोलिडेटेड इक्विटी बनानी चाहिए और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनेंगे और लास्ट में आपके पास उसके नोट्स बनेंगे। दिस शुड बी दी स्टेप्स जो आपको अपने पास फॉलो करने चाहिए एरर्स के मसले में। बट आपका आईसीआई आपको एक ही गलती बार बार बताएगा, एक ही गलती बताएगा। वो कहेगा एसएफएस में पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट को गलत रिकॉर्ड कर दिया। वो ऑलरेडी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया था कि वो एक ही गलती बार बार बताएगा और कोई गलती नहीं बताएगा। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया। इसका मतलब आपके लिए जो काम की बातें हैं वो ये हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए SINA है। ठीक है ना? बैलेंस शीट तो क्या फर्स्ट पेज पर ही बनेगा? नहीं नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। बच्चे ने कहा क्या ये बैलेंस शीट को सबसे पहले बनाना है? इसी ऑर्डर में चलना, बैलेंस शीट थर्ड पेज पे बने कि सेकंड पे बने, हमको उसकी चिंता नहीं है। ओके, तो अब आ गया हमारे लिए सीना। सीना कुछ नहीं है। सीना आप अपने पास नेट एसेट्स को अपने पास लिख रहे हो विच आर अदर देन गुडविल। अदर देन गुडविल को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। हम गुडविल के अलावा क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम गुडविल के बगैर देखते हैं अपने पास। ठीक है। एक बच्चे ने कहा हम सोकी भी बनाते हैं, तो अभी मैंने खाली बैलेंस शीट लिखा ना, तो बैलेंस शीट में तो सोकी नहीं बनती, इसलिए तेजल ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट आई एम डिस्कसिंग। ओके, तो फिर जब आएगा सोकी पीएनएल तो बाद की बातें हैं। तो हमने कहा हमें अपने पास सबसे पहले क्या बनाने हैं? नेट एसेट्स ढूंढने हैं। अब नेट एसेट्स को ढूंढने के लिए हम अपने पास कौन सी अप्रोच लगाते हैं? तो हम कहते हैं साहब आपको नेट एसेट्स चाहिए ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होती है? डेट ऑन विच कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड। और बाई चांस अब तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंट्रोल का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमने अपने पास सरलता से कंट्रोल के लिए कौन सी बात कह रखी है कि हमारे पास जिस दिन मोर देन 50% शेयर हो जाएंगे हम क्या बोल देंगे? उस दिन कंट्रोल है। हालांकि कंट्रोल इसके अलावा भी सिचुएशंस में अराइज होता है। और फिर आते हैं नेट एसेट्स के चेंजेस। नेट एसेट्स के चेंजेस आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाले चेंजेस ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड पोस्ट एक्विजिशन। और ये हो गए आपके टोटल एसेट्स ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मुझे फटाफट से ये बताओ, जब मैं आपसे बोल रहा हूं टोटल एसेट्स ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये टोटल एसेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं? ये टोटल एसेट्स निकालने के लिए अगर मैं शेयर कैपिटल को यहां लिख दूं, चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, मैं शेयर कैपिटल को यहां लिख दूं, टोटल एसेट्स को ढूंढने के लिए और क्या लिखना पड़ेगा? टोटल एसेट्स को ढूंढने के लिए आपको अदर इक्विटी यानी रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखने पड़ेंगे। ये कौन से रिजर्व एंड सरप्लस हैं? ये इक्विटी के भी हैं, सॉरी फ्री भी हैं और नॉन फ्री भी हैं। मतलब आपके पास कोई भी रिजर्व हो सकता है, फ्री और नॉन फ्री। ये हमने अपने पास यहां लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, हम डेट ऑफ एक्विजिशन पर भी ये लिखेंगे? तो डेट ऑफ एक्विजिशन पर आमतौर पे ये सेम होता है, इसलिए ये बैलेंस आमतौर पे क्या होता है? नील होता है। और आपका आईसीआई हमेशा इसे नील ही रखता है, इसलिए मौज करो। दूसरी आ गई अदर इक्विटी। तो ये अदर इक्विटी क्या है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कई बार आपको दे देता है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन ना हो तो आपको क्या करना पड़ता है?
इफ नॉट अवेलेबल फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन देन यूज अर्लीस्ट वैल्यू। जो आपके पास और भी वैल्यू होगी उसको यूज करोगे, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देन वी नीड टू अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो तो ये वाले चाहिए और आपको कोई और वाले प्रॉफिट दे देगा, तो आपको अपने पास टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब टाइम एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? टाइम एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो आपके इवन प्रॉफिट्स हैं उनको बांटना समय के हिसाब से। ध्यान दो, किसको बांटना? इवन प्रॉफिट को बांटना, जो आपके इवनली प्रॉफिट होते हैं। अब ध्यान देना, जो आप इनका डिफरेंस लिखते हो क्या ये इवनली प्रॉफिट्स होते हैं? जो आप बैलेंसिंग फिगर लिखते हो ये इवनली प्रॉफिट्स होते हैं? नहीं। देयरफॉर क्या मैं इन पर टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकता हूं? इस पर टाइम एडजस्टमेंट मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे इवनली प्रॉफिट्स अर्न पर चाहिए होती है। अब हमें इसके अंदर अगर क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले इनके टोटल लगाने के बाद, ये टोटल तो हमने लगा दिया, हमें अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो मैंने कहा हमें अपने पास सबसे पहले अपनी अनइवन चीजों को एलिमिनेट करना चाहिए। तो अनइवन चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि हमारे पास हो सकता है डिविडेंड पेड। आईसीएआई खाली डिविडेंड पेड की बात करता है। अच्छा, क्या कभी कभार इसके ऊपर डीडीटी भी हो सकता है जो पेड हो? द आंसर इज यस। हालांकि ये कायदे से अब इंस्टीट्यूट को पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपके पास ये चीज आ सकती है। डिविडेंड पेड जब मैं लिखा तो क्या ये इक्विटी का भी हो सकता है, प्रेफरेंस का भी हो सकता है, क्या ये इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है? भाई कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब डिविडेंड पर मैं कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बना रहा कि सिर्फ यही वाला हो सकता है। मुझे ये बताओ, जब आप अपने चेंजेस में डिविडेंड पेड को ऐड करेंगे, डीडीटी ऐड करेंगे, क्या तभी हमारे पास निकलेगा नेट प्रॉफिट्स? तभी तो निकलेगा नेट प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास सबसे पहले ही आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू अनइवन आइटम देयर कैन बी सर्टेन, ऐसी इनकम्स हो सकती हैं या एक्सपेंसेस हो सकते हैं विच आर अनइवन। जैसे कि वो इसमें क्या बात कर देता है? ब्याज की बात कर देता है कि कोई ब्याज की इनकम हो रही है या ब्याज की इनकम हो रही है, खर्चा हो रहा है जो अनइवन है। मजे की बात है, ये आपके पास जो है ये आईसीआई कभी नहीं पूछता है, आईसीआई इसके बारे में सवाल नहीं लगाता है। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर अनइवन आइटम्स। अगर मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूं टाइम एडजस्टमेंट, क्योंकि अब मैं अप्लाई कर सकता हूं टाइम एडजस्टमेंट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैंने टाइम को एडजस्ट कर दिया। अच्छा, जिस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट नहीं है, जिस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट नहीं है उसमें अनइवन चीज को तो लिखेंगे नहीं, डिविडेंड तब भी लिखेंगे, बताओ क्यों? क्योंकि डिविडेंड को हमें एलिमिनेट भी करना होता है। तो देयर इज अनदर रीजन, डिविडेंड आपको हटाना है, क्योंकि विद इन ग्रुप जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो आपके काम का नहीं होता है। इसका मतलब ये डिविडेंड तो आएगा ही आएगा, चाहे टाइम एडजस्टमेंट हो चाहे ना हो। अनइवन चीजें तभी लिखें जब टाइम एडजस्टमेंट है, और आपके पास अगर मैं इंस्टीट्यूट के सवाल करूं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आ गया मेरे पास इतना इतना बैलेंस। हम बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये क्या निकला? ये निकला है हमारे पास नेट प्रॉफिट, जो कि आपके पास था आफ्टर एक्विजिशन। अच्छा, इसमें और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? भाई अगर अनइवन चीजें पहले आपने यहां पर हटा दी थी तो क्या वापस लानी पड़ेंगी अनइवन चीजें? फिर से ये चीजें इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, तो इस पर ज्यादा आपको दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये अनइवन चीजें आपका आईसीआई पूछता नहीं है, बट स्टिल अगर हो तो आपको हमने बताना है। कुर्सी देना। गुडविल को हम अपने पास यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, क्यों? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी,
कि गुडविल हमारे काम की नहीं है, हम कहते हैं गुडविल को हम बगैर इसके निकालेंगे और बाद में गुडविल को अलग से रिकैलकुलेट कर लेंगे। इतना करने के बाद मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है। इतना करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द सीना जो आपको बनाना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आती है। मजे की बात है कि इसके ऊपर कोई अलग से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, ये आपको हर सवाल में बनाने पड़ते हैं। आप सिर्फ 2-4 सवाल बनाते वक्त इन बातों को ना रिवाइज करते रहोगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस से हट जाएंगे। वो हो क्या गया कि बार बार सवाल करते करते दिमाग का बटन ऑफ हो चुका, वो धड़ाधड़ टक 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 लिख रहा है, और जैसे ही कहीं पर दिक्कत आती है वो लगता है भाई साहब मैं तो कल ही रट्टा लगा लिया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती। प्रणव कह रहे प्रेफरेंस का डिविडेंड बताओ, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड अगर पेड है तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड आपके पास इंस्टीट्यूट किसी भी सवाल में आज तक नहीं डाला हुआ है। देयरफॉर प्रणव हम ये सिर्फ मार्जिन के लिए बात कर रहे हैं। ओके अब मुझे ये बताइए, इसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी है, तो मैं इसका प्रिंट आउट साथ साथ में लेता जाऊं, तो 1 मिनट लगेगा मुझको यहां पर। चलिए, मुझे इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, आओ उन एडजस्टमेंट्स को देखें। हम एक एक करके डील करेंगे कि सीना में और क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। क्या सीना में अभी तक के स्टेप्स से प्रॉफिट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट बंटवारा हो गया ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन? अब प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो एडजस्टमेंट्स हमारे को मैंडेट करता है करने के लिए कौन, 103 नंबर। वो कह रहा है हमें अपने पास अपने रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। किसका रीवैल्यूएशन करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, जो किस किस का हो सकता है। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हो सकता है, ये स्टॉक का हो सकता है, स्टॉक का रीवैल्यूएशन, ये हो सकता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स का हो या ट्रेड पेबल का हो। ये 3 चीजों का ही वो आपको इंस्टीट्यूट रीवैल्यूएशन देता है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम कहां आती है, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जब रीवैल्यूएशन करते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप देखते हो आपके क्वेश्चन में व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वर्सेस व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। खरीदने वाले दिन हमारे एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है और उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है। यहां पर आपका इंस्टीट्यूट कभी कभी इसमें एक झंझट डाल देता है। क्या झंझट डाल देता है, वो मिड ईयर की डेट ऑफ एक्विजिशन देता है, देयरफॉर बुक वैल्यू इज मिसिंग ऑन दैट डेट। तो क्या उस दिन जब मिड में ले लेता है तो बुक वैल्यू मिस हो जाती है, बुक वैल्यू मिसिंग हो जाती है। जैसे ही मिसिंग हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप ओपनिंग बुक वैल्यू से लेस करते हो डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट्स। अब इसका मतलब आप उस पार्ट के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करोगे, बैलेंस निकल कर आएगा आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन की बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू विल बी ऑलवेज गिवन। अगर मान लो फेयर वैल्यू होगी नहीं तो आपको रीवैल्यू करने की जरूरत ही नहीं। रीवैल्यूएशन को ट्रिगर ही कौन करेगा, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्वेश्चन में कभी कभी स्टॉक के बारे में भी जानकारी आएगी, वो आपको बुक वैल्यू बता देगा ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वर्सेस बता देगा फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। मजे की बात है इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप अपने पास यहां स्टॉक को पहले ही फेयर वैल्यू पर ले लेते हैं। देयरफॉर जितने भी यूपी होंगे, जितने भी यूपी होंगे जो हमारे इस स्टॉक से संबंधित होंगे, विच बिलोंग टू बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, वो सब आपको इग्नोर करने पड़ेंगे। क्यों इग्नोर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने पास यहां तक की फेयर वैल्यू ले ली है। अब इसके बाद वाले यूपी बाद वाले आएंगे, यहां तक के यूपी आपके पास किसी भी काम के नहीं है।
फिर आ गए मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। मजे की बात है, इसकी भी बुक वैल्यू दे देगा और इसकी भी फेयर वैल्यू दे देगा। वैसे इंस्टीट्यूट आमतौर पे इनमें आपको फेयर वैल्यूज के ये कैलकुलेशन नहीं देता। आईसीआई क्या करता है, वो सीधा आपको चेंजेस बता देता है। क्या ये और भी आसान है? वो आपको सीधा बता देता है कि स्टॉक की इतनी वैल्यू बढ़ गई और डेटर की इतनी वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिटर की इतनी वैल्यू बढ़ गई। हम उसके अकॉर्डिंगली अपने पास यहां पर क्या लिख देते हैं, ये वैल्यूज को लिख देते हैं। क्योंकि इन रीवैल्यूएशंस को इनकम टैक्स वाले नहीं मानते, तो इन रीवैल्यूएशंस का आपको डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट भी डालना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट नहीं आया। इंस्टीट्यूट ने किसी भी सवाल में आपको डेफर्ड टैक्स बोला नहीं बोला। इसका मतलब डेफर्ड टैक्स की मैंने बातें बताई जरूर, बट वो मार्जिन के लिए बताई। सर ये मार्जिन बड़ी दिमाग खराब करता है हमारा, तो यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको अगर मान लीजिए मार्जिन कराऊंगा तभी तो आप अपने पास तैयार होंगे। इंस्टीट्यूट के अंदर जो लिखे हुए सवाल है उससे पूरा कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता। तो ईमानदारी तो ये बनती है कि आई हैव टू टीच यू एवरीथिंग, कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन होता क्या है, बच्चा कहता है फालतू मत बताओ, उतना बताओ जितने से पेपर हो जाएगा। तो उसमें फिर आपका डेफर्ड टैक्स का चक्कर नहीं होता है। ये मैंने आपसे कहा, ये चार चीजें आपके पास क्या आ जाती हैं, ये रीवैल्यूएशन की आ जाती है। इन सब के अंदर हमारे पास कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स भी कई बार आती हैं। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट जो आएंगी वो आएंगी आपके पास, पहले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की ऑन पीपीई। जो आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाली उसकी पीपी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम इसके अंदर देखते हैं कि आपने अपने पास कितने रुपए का आपका चेंज था, मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट लगाओ और इनटू पोस्ट का पीरियड कर दो। इससे आपके पास ये स्मार्टली तरीके से डेप्रिसिएशन का चेंज निकल आता है। लेकिन ये मेथड काम नहीं करता है, ये स्मार्ट मेथड है। अगर पूरा पूरा साल हो तो ये मेथड काम करता है। अगर पूरा पूरा साल हो तो ये मेथड काम करता है। तो इसमें आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ता है, आप कहते हो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू। जो आपने फेयर वैल्यू पर डेप्शन थी वो निकालो फॉर पोस्ट पीरियड, माइनस करो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड। तो क्या ये मेरे पास मेथड जो है ये पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी काम करता है? द आंसर इज यस, ये पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी काम करता है। इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर जो सवाल दिए हुए हैं, बाई चांस दो तीन सवाल हैं और उन सब में पार्ट ऑफ द ईयर है, तो आईसीआई के क्वेश्चन जो है वो इस पॉइंट पर ज्यादा है। बट एनीवे आपको मैं ये सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। फिर बारी आती है, क्या स्टॉक की भी कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट होती है? द आंसर इज यस। लेकिन ये कब होती है? इफ सच स्टॉक वॉज डिस्पोज्ड ऑफ या सोल्ड। अगर हमने उसे बेच दिया था। सर अगर हमने बेच दिया था तो ये क्यों एडजस्टमेंट होती है? जब आपने स्टॉक को यहां पर बढ़ा दिया और बाद में बिक गया, तो क्या इसकी वजह से हाई कॉस्ट नहीं आनी चाहिए? भाई अगर आपने स्टॉक को यहां रीवैल्यू कर दिया, तो जब आपने उसे बेचा तो आपके पास जो प्रॉफिट रहे होंगे, जो आपने ऊपर प्रॉफिट निकाले होंगे, उस प्रॉफिट में तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस थी, उसमें तो स्टॉक पुरानी वैल्यूज पर था। जब आप स्टॉक को रीवैल्यू कर देते हैं और बेच देते हैं बाद में, तो क्या इस प्रॉफिट में हाई कॉस्ट में आ जाना चाहिए? देयरफॉर हम अपने पास यहां स्टॉक की रीवैल्यूएशन को जिसको किया था उसको अपने पास हम यहां ले आते हैं। वैसे ही अगर डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मैंने अपने डेटर को पहले ही रिड्यूस कर दिया था, मुझे लॉस हो गया था तो मैंने रिड्यूस कर दिया था। जब बाद में वो डेटर एक्चुअल में लॉस पे रियलाइज किए होंगे, तो क्या ये प्रॉफिट में घट चुके होंगे? द आंसर इज यस, पर वो तो घटने नहीं चाहिए। इसलिए हम कहते हैं डेटर को यहां पर प्रॉफिट के रूप में दिखा दो। भाई यहां आपने लॉस दिखाया था तो यहां प्रॉफिट दिखा दो, यहां प्लस किया था
यहां माइनस कर दो, यहां प्लस किया था यहां माइनस कर दो। तो इसका मतलब आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में भी ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्या इन सब पर भी डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट आता है? द आंसर इज यस। अगर इनका डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट है तो इनका भी डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट है। फिर से इंस्टीट्यूट इस पर डेफर्ड टैक्स पर कोई सवाल आपसे पूछता नहीं है। इसका मतलब सीना के अंदर हमने ये भी एडजस्टमेंट कर दी और ये भी एडजस्टमेंट कर दी और उसके रीजन भी बता दिए ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। मुझे बताइए, इसके अलावा हमारे को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर होगा ऑन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है जो पेरेंट से सब्सिडरी का नहीं है, जो पेरेंट से सब्सिडरी का नहीं है। सर आपने उल्टा क्यों लिखा? सीधा लिखो ना, जो सब्सिडरी से पेरेंट का है। वो चेन होल्डिंग में दिक्कत आ जाती है। सब्सिडरी ने सब्सिडरी को बेचा तो क्या बोलोगे उसको? सब्सिडरी ने सब्सिडरी को बेचा तो क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे पेरेंट ने नहीं बेचा ना, तो सब अपस्ट्रीम है। ओके, तो अपस्ट्रीम क्या है? जो पेरेंट बेचता है वो डाउनस्ट्रीम है, बाकी सब अपस्ट्रीम है। इसका मतलब सिर्फ आपने देखना है पेरेंट ने बेचा है तो डाउनस्ट्रीम है, बाकी कोई किसी को बेचे वो अपस्ट्रीम है। तो मैंने कहा जी अनरियलाइज प्रॉफिट को अब क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे। अब बारी आती है कि अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे ये दो चीजों का हो सकता है। क्या ये स्टॉक का भी हो सकता है और ये मशीनों का भी हो सकता है? बिल्कुल दोनों का हो सकता है। तो अगर ये स्टॉक का होता है तो हम तब क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं स्टॉक अवेलेबल कितना है आउट ऑफ ट्रांसफर। जो ट्रांसफर किया था वो अवेलेबल कितना है। क्या ये इंस्टीट्यूट हमेशा आपको दे देगा? ये पक्का दे देगा। मल्टीप्लाई करते हैं विद द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। हम रेट ऑफ प्रॉफिट लेते हैं किस पर? ऑन सेल। क्या ये किसका होगा? ये वेंडर कंपनी का होगा। और मजे की बात तो ये है, आपको ये भी इंस्टीट्यूट वाला दे ही देगा। और क्या इंस्टीट्यूट कई सारे रेट देगा? एक ही रेट देगा। और वो हमेशा किसका देगा? वो वेंडर का ही रेट देगा। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा? दिस इज कॉल्ड यूपी, जिसको हम यहां पर एडजस्ट करेंगे। नंबर 2 आता है मशीन के अंदर। मशीन के अगर यूपी को निकालना है तो तरीका ये नहीं है। वहां पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ढूंढते हैं, पहले तो हम कहते हैं कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ मशीन जो न्यू वैल्यूज पर बेस्ड है। मतलब जो आपने सेल प्राइस किया होगा उस पर न्यू लाइफ ली होगी, उसमें न्यू स्क्रैप वैल्यू ली होगी, उस पर बेस्ड आप अपनी पहले तो बुक वैल्यू देखते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है आपको ढूंढने के लिए कि आपकी इसकी वैल्यूज क्या है। इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? हम फिर से बुक वैल्यू को ढूंढते हैं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। लेकिन यहां देखते हैं हेड ट्रांसफर नॉट टेकन प्लेस। अगर मान लो ट्रांसफर ना होती तो क्या होता? बेस्ड ऑन न्यू लाइफ एंड न्यू स्क्रैप वैल्यू। वैसे आपके पास क्या इंस्टीट्यूट ने कभी भी लाइफ में या स्क्रैप वैल्यू में आपको झगड़ा डाला है? कभी भी नहीं डाला है। ये क्या निकल आता है? ये निकल आता है यूपी। दिस इज कॉल्ड यूपी। यहां आकर मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक सवाल यूपी का जरूर करना चाहिए, विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड क्वेश्चन, जिसे मैं बोलता हूं वो है क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। चैप्टर अगर मैं नहीं बताता तो बाय डिफॉल्ट वो चैप्टर 14 है। ओके, इसका मतलब आपको ये करना है। यूपी के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मैं उनको करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। 39, 40, 41, 42 एंड 43, ये सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, ये सब स्मॉल क्वेश्चंस हैं,
ये सब क्वेश्चंस स्टॉक से संबंधित है, यू कैन इग्नोर देम, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी समस्या इस पर नहीं है। हाँ, मैं गरिमा कोई एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहा और मैं कोई डिप्लोमा आईएफआरएस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं अपने पास मार्जिन डिस्कस कर रहा हूं, बट मार्जिन के क्वेश्चंस करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए मार्जिन को डिस्कस कर लिया ना, बहुत है, हम दूसरों से आगे चलें बस। हम उसमें महापंडिताई बन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आपका कोर्स खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, अब इन्हें जरूर करना है, जिसे मैंने कहा 114 को जरूर करना है। मैंने पहले वाले में भी बोला था ना, 152 नंबर वाया पता नहीं कोई और की, एक क्वेश्चन करना। अब ये क्वेश्चन जरूर करना है, मैं ढूंढ के लाया हूं सारे, कल संडे को लगा के सारे क्वेश्चन निकालता रहा कि कौन कौन से बच्चे क्वेश्चन को करवाने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा कभी कभी अनरियलाइज्ड लॉस भी हो सकता है ऑन अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, जिसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जिस पॉइंट को क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट का कोई सवाल ही नहीं है, बस मैंने एग्जांपल बनाकर डलवाया आपको। अच्छा, ये अनरियलाइज्ड लॉस किस सिचुएशन में आप लोग अपने पास एडजस्ट करते हैं? इफ मार्केट प्राइस इज नॉट लो, मतलब ये कि अगर मार्केट प्राइस लो है तो आप इग्नोर कर देते हैं। ओके जो क्वेश्चन आप बता रहे हो अभी के लिए है या एग्जाम? प्रणव, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बस इतने से ही तुम एग्जाम में भी जा सकते हो, बट आप ये जो रिवीजन करा रहा हूं ये पता सब कुछ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे अनरियलाइज्ड लॉस का तो प्रैक्टिस करनी है, देन गो एंड चेक द एग्जांपल फॉर दैट। ओके, बाकी अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन हम अपने पास जितने क्वेश्चंस कह रहे हैं इतने करके जाओगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अनरियलाइज्ड लॉस को भी मैंने अपने पास क्या कर दिया, मैंने कहा यहां पर भी इसको ले आएंगे। एक और भी चीज ले लेते हैं, वो है डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसे भी आपको माइनस करना है, एंड दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी इग्नोर्ड। इस पॉइंट को भी इग्नोर कर सकते हो, ये भी आपके लिए कोई बहुत रेलेवेंट पॉइंट नहीं है कि आप अपने पास इसका भी चक्कर में ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। हमने गुडविल की अमोर्टाइजेशन इस जगह पर कभी भी नहीं डाली, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और ये जो बैलेंस निकल कर आता है, ये निकल कर आता है आपका सीना, जिसके अंदर आप इसकी एलोकेशन कर देते हैं। एलोकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट एलोकेशन। तो यानी ये मैंने अपने पास एलोकेशन के कंटेक्स्ट में चर्चा कर डाली। तो इतने सारे मुद्दे यहां पर आते हैं। ओके अच्छा, अब मेरे पास इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है। डिविडेंड पर कुछ मरियल मरियल क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको उसकी चर्चा भी करवा के दिखा दूंगा कि वो क्या कहां कहां पर आते हैं। सुनिए, अब अपने पास इसका भी प्रिंट आउट ले लूं, इसके साथ ही हमारा सीना। यही होता है, किसी बड़े क्वेश्चन में ये सब चीजें होती हैं, बट नॉट एज अ सेपरेट थिंग। तो आपके सवालों में सीना कोई अलग से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये सीना आपको बनाना आना चाहिए। किसमें प्लस करना है, किसमें माइनस करना है। अच्छा, तो भाई ये डिविडेंड वो बच्चा कह रहा है ये माइनस क्यों कर रहे हैं और किसी को कभी प्लस कर रहे हो, तो ये बताओ जरा फटाफट से। बच्चे की ये समस्या है कि प्लस किसे कर रहे हैं, माइनस, तो तुमने रीड नहीं किया ना। अगर स्टॉक को यहां बढ़ाना है तो स्टॉक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वेदांग बाद में कॉस्ट बढ़ेगी। ओके, अब मैं ज्यादा लिखूंगा तो आपके लिए हैवी हो जाएगा। डेटर आपने यहां रिड्यूस किए हैं, मतलब आपने यहां लॉस बुक कर दिया, तो बाद में लॉस नहीं होगा, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट आपने हटाना है, प्रॉफिट हटाना है, तो बताइए प्रॉफिट हटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। लॉस हटाना है तो आप अपने पास ये पता होना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन कर रहे हैं तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपने ये एलिमिनेशन कर दी। डिविडेंड को आप एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अब बताओ, डिविडेंड को एप्रोप्रिएट करोगे तो क्या करोगे भाई वेदांग, लेस करोगे ना। एप्रोप्रिएट मतलब देना है तुमने, तो माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट में दिया है सब्सिडरी के ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड बैड डेट्स,
विच लेटर ऑन रियलाइज्ड। अच्छा, ज्योति ने कहा कि सर मान लो डेटर हमारे पास जो थे वो बाद में रियलाइज हो गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो ज्योति ध्यान से सुनना, डेटर डेट ऑफ एक्विजिशन पर तुम्हें बैड लग रहे थे, तो क्या तुमने यहां पर डेटर को रिड्यूस कर दिया होगा? फटाफट से बताओ ज्योति, हाँ के ना। तुम्हें यहां लग रहे थे डेटर जो है तुम्हारे बैड हो जाएंगे, तो यहां आपने लेस कर दिया होगा। अब बाद में जो थे वो डेटर रियलाइज हो गए, तो रियलाइज हो गए तो इसका मतलब जो तुमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिड्यूस कर दिया था वो गलत हो गया तुमसे। बोलो हाँ, वो गलत हो गया। वो गलत हो गया तो मतलब जो तुमने डेटर को कम किया था वो गलत हो गया, तो अब ठीक कैसे करोगे? वापस जोड़ दोगे उसको। तो इसका मतलब ज्योति जो मर्जी कहानी सुना दो, एक बात पक्की है, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है, ये बात तो पक्की है। बाकी कारण कुछ भी बनाना सोच समझ करके। ओके, आप कोई भी सिचुएशन बनाओगे तो आप अल्टीमेटली मुझे यहां कुछ भी प्लस कराओगे तो यहां उसका आंसर मिल जाएगा कि माइनस का कारण क्या है। बाकी एनीवे यहां तक हम पहुंच गए। अब हम चलते हैं, इसके बाद हम अगली कैलकुलेशन किसकी करते थे? अगली कैलकुलेशन करते थे सीना की। अच्छा, ये बीच में ये लिखा है, इसको इसका भी प्रिंट चाहिए क्या? ये लो, इसका भी प्रिंट आउट ले लिया हमने। तो इधर से भी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को नोट करते जा रहे हैं ना, जो जो क्वेश्चंस आपने करने हैं। मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन निकलेंगे बस। और चैप्टर की और आपने आज होल्डिंग पढ़कर वैसे भी देख लिया क्या, जो अब से होल्डिंग स्टार्ट हुई कंट्रोल कंट्रोल की, ये अलग नहीं है होल्डिंग, ये तो अलग है। इसका मतलब जो आपने ये कंप्लीट कर लिया ये अलग था, और आगे सारा अलग है, उसमें वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आपके पास इसके बाद आए थे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये शायद थर्ड नंबर हो गया ना मेरा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो मुझे फटाफट से ये बताओ इसमें क्या क्या चीज लिखते हैं आप लोग? आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, अगर ये फेयर वैल्यू पर आ रही हो तो क्या करोगे? अगर ये फेयर वैल्यू पर आ रही हो तो क्या करोगे? ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। वो आपको आज की फेयर वैल्यू बता करके कह रहा है ये रही। तो आप इसमें से क्या लेस कर दोगे भाई? सबसे पहले आप लेस करोगे इसमें फेयर वैल्यू चेंजेस इन कंसोलिडेटेड इक्विटी। क्या इसका सेकंड इफेक्ट कंसोलिडेटेड इक्विटी में भी आ जाएगा फेयर वैल्यू चेंजेस का? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक जगह हटाओगे तो प्रॉफिट भी वहां से रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्या निकल आएगी? फटाफट से बताओ ये क्या निकल आएगी? ये निकल आएगी इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। गुडविल हम जब निकालते हैं तो इंड एस 103 क्या कहता है? वो कहता है गुडविल हमेशा कौन सी डेट को निकालो? फटाफट से बताओ, गुडविल हमेशा कौन सी डेट को निकालो? वो हमेशा कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालो। जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकालो तो इसका मतलब क्या हुआ? माइक चेंज करना है, 1 मिनट, वो बैटरी खत्म हो, ये हटा दो। एक बार ऑडियो चेक कर ले, एक बार ऑडियो आ रहा है आपको प्रॉपरली? चलिए, तो हम गुडविल हमेशा कौन से दिन देखते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन। देयरफॉर इट हैज टू बी ऑलवेज डेट ऑफ एक्विजिशन। इसलिए अगर आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अलग दी हो तो क्या आपको डेट ऑफ एक्विजिशन पे आना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और आप ये भी जानते हैं कि ये कॉस्ट जो है असल में यही फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब आपके लिए कॉस्ट और फेयर वैल्यू उस दिन सेम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें हम अपने पास जोड़ देते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को एट फेयर वैल्यू लूं, या मैं एनसीआई को एट पीएसएनए लूं, मेरी पहली प्रेफरेंस कौन सी है? फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस मेरे पास ये है।
और माइनस कर दूं मैं INA, तो क्या निकल कर आएगी? गुडविल। क्या बताओ ये कौन से दिन की निकल कर आएगी? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें हमें बाद में क्या करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट। ये बताओ, ये इम्पेयरमेंट जो होगी, क्या ये क्यूमुलेटिव लेनी पड़ेगी फॉर ऑल द पीरियड्स आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन? क्या मुझे सबके लिए लेनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, मुझे सबके लिए लेनी पड़ेगी। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इधर देखें जरा। अगर मान लो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट है 70% की, ये मैंने लिख दी 10 लाख। सारे बच्चे बताना, INA है मेरे पास मान लो 8 लाख। NCI बताओ कितना होगा? फटाफट से बताओ। तो आप ध्यान से सिर्फ मुझे देख के बताना, क्या INA आप 100% सीना से उठाते हो? क्या INA 100% सीना से उठाते हो? सिर्फ इसका जवाब देंगे। और NCI 30% किसका लेते हो? इसी का 8 लाख का। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को मिला करके पढ़ूं, ये प्लस है ये माइनस है, क्या मैं कह सकता हूं कि आप ये लिख रहे हो इन्वेस्टमेंट 10 लाख माइनस हमारे INA? फटाफट से बताओ, हमारे INA कितने हो गए? 5,60,000। क्या मैं यही कर रहा हूं? तो जब आप केवल अपना ही देख रहे हो, ये दोनों तो बराबर थे, तो 30% तो कट गया उसमें, ये दोनों तो बराबर थे, कट गया। इस कॉन्सेप्ट को जो पसना होता है, इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो पार्शियल गुडविल। क्योंकि आपने सिर्फ अपनी गुडविल निकाली, आपने NCI की गुडविल नहीं निकाली है। अब मुझे यह बताओ, अगर पार्शियल गुडविल हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब गुडविल इंपेयरमेंट होगी तो इस इंपेयरमेंट में NCI का शेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन ये रहा, जब आपने उनकी गुडविल निकाली नहीं तो उनकी इंपेयर क्यों कर रहे हो? परसेंटेज गिवन इवन दो ओनरशिप मिड ऑफ द ईयर। हाँ, अमर अमर ने कहा क्या गुडविल हमेशा फुल ईयर की क्यों लेते हैं? हा। अमर आए हैं हमारे पास, अमर क्वेरी पूछने के लिए। वो कह रहे हैं सर गुडविल को हम अपने पास आधे साल के लिए, अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% गुडविल इंपेयर कर दो, वो कह रहा है हम 10% इंपेयर कर रहे हैं, पर आधे साल का लेना चाहिए ना, तो हमें 10% फॉर हाफ ईयर, हमें ये इंपेयर करना चाहिए। इससे पता चलता है कि अमर तुम क्लास में सोते हो, रट्टा नहीं समझाया था आपको, लेकिन आप भूल जाते हो। इंटरमीडिएट में अमोर्टाइज होता था, फाइनल में गुडविल अमोर्टाइज होता है क्या? आगे दौड़ो अमर, पीछे छोड़ो। आप तो ये क्वेरी कह के चले जाते हो, मुझे पता अंदर से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मुझे पता क्या महसूस होता है कि मैं कैसे इन बच्चों का स्टैंडर्ड हाई कर सकता हूं। ये तो आगे चलती है पढ़ना ही बंद हो चुके हैं। इंटर में जो इतने अच्छे अच्छे पढ़ते थे, यहां आकर इन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज और चेंज हो गई हैं। भाई साहब, गुडविल जो है अमोर्टाइज ही नहीं होती, तो आप कैसे साल साल की बात कर रहे हैं कि 2 महीने का अमोर्टाइज करेंगे, सब फलाना करेंगे? गुडविल सिर्फ इंपेयर होती है, घटती है। आपको उसने कहा 10% घट गई तो 10 घट गई, दैट्स इट। नालायक अमर। ऐसी क्वेरी पूछते हैं कि तन बदन में आग लग जाए कि यार इस बच्चे ने तो क्या करेंगे, इनका कैसे इनका ठीक करें इनको। गुडविल हमेशा हमारे पास जो निकलेगी उसकी इंपेयरमेंट होती है और कुछ नहीं होता है। एनीवे, तो मैंने अपने पास कहा ये। अच्छा, अगर मान लीजिए हम NCI को फेयर वैल्यू पर ले लेते हैं, तो हमने कहा 70% हमारी इन्वेस्टमेंट, क्या हमारी कॉस्ट हमारी फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? क्या हमारी कॉस्ट हमारी फेयर वैल्यू है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? और NCI को भी मैंने ले लिया एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और माइनस कर दिया INA 100% ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या मेरे पास जो गुडविल निकलेगी, अब वो दोनों की निकल आई? अब वो गुडविल निकल आई दोनों की। इसे क्या बोलते हैं? फुल गुडविल। अगर फुल गुडविल होगी तो इसकी इंपेयरमेंट का घाटा कौन उठाएगा? इसका घाटा पेरेंट भी उठाएगा और NCI भी उठाएगा।
मजे की बात है वो किस रेशो में उठाएंगे, अपनी रेशो में। हो सकता है ये गुडविल पैदा इस रेशो में ना हुई हो, गुडविल पैदा किसी में रेशो में हो, इंपेयर किस रेशो में होगी, होल्डिंग की रेशो में इंपेयर होगी। ओके हमने कहा जी अपने पास गुडविल को इंपेयर भी कर देंगे तो क्या निकल आएगा मेरे पास, ये मेरे पास वैल्यू निकल आएगी। कभी कभी ये जीबीपी भी निकल आता है। जीबीपी निकल आता है तो यहां पर एक थ्योरी का मुद्दा उठता है। वो थ्योरी का मुद्दा क्या उठता है कि अगर जीबीपी है तो हम अपने पास रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे हम लोग अपने पास, हम अपनी फेयर वैल्यूज को रिव्यू करेंगे कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ आईएनए ठीक है। हम चेक करेंगे कि कोई इसमें अदर ट्रांजैक्शन तो नहीं घुसी हुई, पता चला लेन देन में कुछ दो चार चीजें और भी थी वो भी साथ में है, कोई और भी ट्रांजैक्शन तो नहीं घुसी हुई। अगर जवाब मिलता है यस इट इज रिलायबल, तो हम अपने पास उसे कहां भेज देंगे, हम उसे अपने पास ओसीआई में डाल देंगे और ओसीआई से वो कहां जाएगा, सोकी में जाएगा। और आप बना रहे हैं सीबीएस तो कहां जाएगा, ये कंसोलिडेटेड इक्विटी में जाएगा। कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड इक्विटी में। अगर ये नॉट रिलायबल है, हमें लगता है कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो हम क्या भेजेंगे, हम डायरेक्टली भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में और वहां से कहां भेज देंगे, बैलेंस शीट में। आपके लिए कंसोलिडेटेड इक्विटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसोलिडेटेड इक्विटी में चला जाएगा। इंस्टीट्यूट ने इस मुद्दे पर कभी भी आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है। इस मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ने आपको हमेशा कौन सा क्वेश्चन पूछा है, छोटे क्वेश्चन पूछे हैं। और वो छोटे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 54, 56, 68 एंड 70 इन चैप्टर नंबर 13। किस चैप्टर की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 13। यहां पूछे आई वॉन्ट टू डू कि आप इसमें से एक क्वेश्चन कर लें। जो मैंने क्वेश्चन ढूंढा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन आप जरूर कर लें, लिख के करें, ठीक है ना। मेरी मेहनत का तभी फायदा होगा ना, आप उसको यूज भी करें, पता चला ये रिकॉर्ड बेकार हो जाएगा नहीं तो चैप्टर 13 का क्वेश्चन 54 जरूर करें, उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आपने सिर्फ रीड करना है आंसर या अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, ईमानदारी आपकी है। करोगे तो अपने लिए करोगे, मेरे लिए क्या करोगे, अपने लिए करोगे, मेरे लिए तो तुमने कर दिया जब पैसे दे दिया, अब तो आप अपने लिए करोगे। ओके वापिस आइए। तो वैसे कभी किसी सवाल में अगर बड़े क्वेश्चन में जीबीपी आ जाता है तो हम उसको अदर इक्विटी में डाल देते हैं। यहीं पे हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है मार्जिन के लिए। वो क्वेश्चन कौन सा बनता है, वो बनता है कार्व आउट का। वो कार्व आउट क्या है कि हम अपने पास जिसे बोल रहे हैं ओसीआई में डालो और ओसीआई से सोकी में डालो और वहां से आप अपनी बैलेंस शीट में बनाओ। इंटरनेशनली ये ओसीआई में नहीं आता, ये पीएनएल में आता है। इंटरनेशनली कहां चला जाता है, ये पीएनएल में चला जाता है। इसका मतलब ये कार्व आउट पर क्या कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई मना कैसे कर दूं, मैं कैसे कह दूं कि नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्या आपने एक भी क्वेश्चन देखा इस मुद्दे पर, एक भी क्वेश्चन आपके पास ये नहीं है। इसका नाम इतनी मार्जिन की बातें कर रहे हैं, ये चीजें आपके पास पता होनी चाहिए लेकिन है नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने अपने पास यहां तक की बातें करी और अब बात करते हैं कि गुडविल के कैलकुलेशन पर, इस मुद्दे के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यानी गुडविल की कैलकुलेशन के ऊपर। यह है क्वेश्चन नंबर 20, 49, 57, 81, 84, 98 एंड 99। दे आर ऑल ऑफ चैप्टर 13। कौन से वाले हैं, चैप्टर 13। श्रुति कार्व आउट ये है जिसे आप अपने पास ओसीआई में लिखते हैं, हमारे पास इंटरनेशनली उसे पीएनएल में लिखने की इजाजत है।
बस ये कार्व आउट है, हमने पीएनएल को ओसीआई कर दिया है, क्योंकि हमने कहा कि इंडिया में अगर ऐसा कर देंगे तो कंपनियां बदमाशी में उतर आएंगी, वो अपना प्रॉफिट जीबीपी का कहां डाल देंगी, पीएनएल में डाल देंगी। ये उसका रीजन है कि हमने चेंज कर दिया। इसमें आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे करने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। 20 वाला मैंने कहा छोड़ दो, 20 वाले में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करें इसके अंदर। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 में भी क्वेश्चंस हैं इसके। चैप्टर नंबर 14 में है क्वेश्चन 25, 26, 27, 28 और 29। 25, 26, 27, 28 और 29 एक भी करने के लिए आपको नहीं कह रहा, एक भी मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने गोला लगा दिया ना ये जरूर कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये जरूर आपने अपने पास करने ही करने हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के जब आंसर लिखते हो तो कई बार वो आपसे जनरल एंट्री मांग लेता है, तो हमको अगर कभी जनरल एंट्री के रूप में बताना पड़े तो जनरल एंट्री के अंदर क्या एंट्री बनती है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट्स टू एनसीआई। तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट लिखो, चाहे आप कैश, शेयर कैपिटल, डेफर्ड कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन लिखो, ये वाली एंट्री भी क्वेश्चंस में आपसे मांगी जाती है। इन क्वेश्चंस को करोगे तो एक और मुद्दा इंस्टीट्यूट पूछता है, वो पूछता है एक्विजिशन कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा। बताया हुआ है आपको एक्विजिशन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। एक्विजिशन कॉस्ट विल गो टू पीएनएल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस मैंने वो क्वेश्चन को ना तो यहां मार्क किया और ना आपको कहा वो क्वेश्चन करना है। ओके तो हमारे पास यहां तक की बातों के बाद भी एक और बात आती है। पहले इसका प्रिंट आउट ले लो। अच्छा मैंने ना ऑलरेडी पहले भी ये टॉपिक को रिवाइज कराया हुआ था, और वो जिस तरह से कराया हुआ था मैं इस तरह से रिवाइज नहीं कराकर डिफरेंट प्रकार से कर रहा हूं। आपको मालूम है कि ये ऑलरेडी आपका एक रिवीजन वीडियो पहले भी बना हुआ है, आप उधर भी जाकर उसको दोबारा दोबारा देख सकते हैं। तो रिवीजन वीडियो पहले भी था, तो मैंने सेम रिपीट ना हो देयरफॉर मैंने डिफरेंट ढंग से क्वेश्चन से जोड़ करके आपको रिवाइज कराने का प्रयास किया कि आप अपना चैप्टर अच्छे से कर पाए अगले 2 दिन में या 3 दिन में, ये जरूर कर पाए। और इन द मीनवाइल हमारी होल्डिंग थ्योरी की चल रही है, वहां आपको वैसे ही दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बच्चे भी होल्डिंग में आगे पीछे हो गए हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। ओके जितना काम मैं आपको आज दे रहा हूं ना इससे आप बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ओके आइए गुडविल जीबीपी को निकालते वक्त कभी कभी आपको इसमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आपने यहां इन्वेस्टमेंट लिख दी, आपने यहां पर एनसीआई लिख दिया और माइनस कर दिया आईएनए, लेकिन कभी कभी यही एडजस्टमेंट चेन होल्डिंग के जब सवाल आ जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंटली करनी पड़ती है। यही जीबीपी निकालना है या गुडविल निकालनी है, तो वहां आप जो इन्वेस्टमेंट लिखते हो, इन्वेस्टमेंट इन S1, इन्वेस्टमेंट इन S2, ये दोनों तो लिख दी, लेकिन आप इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट को हटा भी देते हो। इन्वेस्टमेंट इन S1 एनसीआई शेयर, क्या आपको मालूम है इस पर आपने मुझसे बहुत मेहनत करवाई थी कि ये माइनस क्यों होता है, ये इन्वेस्टमेंट को क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि रियल में हमने जब सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर लिया, जब अपने साथ S2 को जोड़ लिया है, तो फिर ऐसी स्थिति में इस इन्वेस्टमेंट को लिखने का कोई लॉजिक नहीं। जब उसके नेट एसेट लिख दिए तो आप इन्वेस्टमेंट भी लिखोगे क्या, यानी एनसीआई की भी इन्वेस्टमेंट लिखोगे, एनसीआई के भी एसेट लिखोगे, तो रियलिटी में तो 2 एसेट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट हटानी पड़ेगी। ओके अच्छा ये चेन होल्डिंग बोल रहा हूं। चेन होल्डिंग कितने तरह के सवाल होते हैं, आई शेप और डी शेप। एक और भी सवाल होते हैं, वो होते हैं मल्टीपल सब्सिडरीज। मल्टीपल सब्सिडरी मतलब पेरेंट की 2 सब्सिडरी है S1 S2, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मल्टीपल सब्सिडरीज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो सैड आईसीआई ने इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसका मतलब आईसीआई ने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमेशा यही वाला पूछा है। वैसे आईसीआई ने अपने पास सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो सारे के सारे कौन से पूछे हैं, आई शेप्ड पूछे हैं।
डी शेप्ड के ऊपर आईसीआई ने एक स्मॉल क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक स्मॉल क्वेश्चन पूछा हुआ है थ्योरी का। बंद क्यों हो गया ये? क्लास चल रही है क्या आपकी? अच्छा। तो ये हमारे पास आ गया कि ये हाँ चल रही है। ये मेरे पास स्मॉल क्वेश्चन वाला हो गया, और ये मेरे पास आ गए हमारे पास जो स्मॉल क्वेश्चन है आप जानना चाहते हैं वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन नंबर 180 ऑफ चैप्टर नंबर 14। ये स्मॉल क्वेश्चन है, आप उसे अपने पास कर सकते हैं। और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आई शेप्ड हैं। ये भी दो तरह के क्वेश्चन हैं, जिसमें S1 एंड S2 सेम डेट पर अक्वायर कर रखा है, जिसमें S1 एंड S2 डिफरेंट डेट पर अक्वायर कर रखा है। कुल मिलाकर के सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। जानते हो जो सेम डेट वाले क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं? वो है क्वेश्चन नंबर 146, 171, फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 181 तथा 54। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, कौन सा करना चाहते हो, सब सेम है। किस पर गोला लगा दूं? लेटेस्ट वाले पे गोला लगा दूं, 181 वाला क्वेश्चन कर लो। और अगर आपने इनमें से कोई और करना हो तो दे आर ऑल एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, डिफरेंट डेट वाले पर भी क्वेश्चंस है। मजे की बात है, ये भी एक ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 168, 177, और फिर उसके बाद है हमारे पास अच्छा, इसमें क्वेश्चन 78 भी है ऑफ चैप्टर 13। ठीक है, करने को नहीं बोल रहा, लेकिन वैसे बताया कि वो चैप्टर 13 का है। इस पर दो ही क्वेश्चन है, 168 और दूसरा कौन सा बताया मैंने, 177। इनमें से भी एक क्वेश्चन कर लो, किस कौन सा वाला करना है उस पर गोला लगा देता हूं। इन्वेस्टमेंट इन S2 NCA के शेयर में, हाँ वहां पर भी आऊंगा ना, NCA बताऊंगा तो। अच्छा, इसमें मैंने कहा जी 177 पे गोला लगा दिया कि साहब 177 अपने पास, आप अपने पास ये भी क्वेश्चन कर लेना। चेन होल्डिंग में एक और भी क्वेश्चन है कि आप अपने पास जब कैलकुलेशन करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं अपने शेयर की, तो आपको ओनरशिप का शेयर देखना है। तो ओनरशिप का शेयर कैसे निकालते हो, उसके ढूंढने के लिए आपको क्या देखना है, जो भी आपने डायरेक्टली होल्ड कर रखा है प्लस जो भी आपने इनडायरेक्टली होल्ड कर रखा है। मतलब पी ने S2 में 10% डायरेक्टली होल्ड कर रखा है तथा 70% ऑफ 60% इनडायरेक्टली होल्ड कर रखा है। तो आप इस तरह से अपनी ओनरशिप की रेशो देखते हो। रेस्ट इज कॉल्ड NCI। तो आई होप ये कैलकुलेशन भी आपको आती है कि इसके अंदर हमने अपने पास इस तरह से कैलकुलेशंस की थी। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत सॉल्व कर रखा है, वो उसमें कह रखा था कि S2 की गुडविल जो है वो S1 के पास जब आएगी तो क्या वो पेरेंट को उसका शेयर मिलेगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये गलत क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपके पास 52। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दें क्योंकि इसका आंसर भी गलत है और वैसे क्वेश्चन भी काम का नहीं है। ठीक है, हमने आपको कहा चेन होल्डिंग में इस तरह से हम कैलकुलेशंस करेंगे। जब हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे तो एनसीआई में भी जो एनसीआई का डेट ऑफ एक्विजिशन पे शेयर था, इसमें से भी क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट माइनस करनी पड़ेगी, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं वो आ जाएंगी, कोई गुडविल इंपेयरमेंट्स हैं तो वो आ जाएंगी, कोई अगर हमारे पास डिविडेंड पेड है तो वो आ जाएगा, कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकलाएगा, एनसीआई निकलाएगा। एनसीआई कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, इसलिए मैंने उस पर कोई ज्यादा अभी तक बात नहीं करी। आई विल टॉक अबाउट डिविडेंड, गुडविल इंपेयर्ड, डीडीटी, बाकी अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। चेन होल्डिंग पर खाली यही काम है और कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, चेन होल्डिंग में भी आप अगर मान लो ये 2 या 3 क्वेश्चन ही तो निकले, बल्कि कितने निकले, 3 भी नहीं निकले, 2 ही तो क्वेश्चन निकले। तो 2 क्वेश्चन भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं कहूंगा ना कि आप करना ही नहीं चाहते। आप तो अल्टीमेटली इस जमाने में आ गए कि आप कह रहे हैं हम बिना करे ही पास होना चाहते। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए, फिर हम आपके साथ और भी बातें करते हैं।
हमारे पास कंसोलिडेशन में कुछ और भी एडजस्टमेंट्स होती थी। जो और एडजस्टमेंट्स है वो कौन कौन सी थी? वो थी हमारे पास गुडविल की इंपेयरमेंट, जो आईसीएआई का फेवरेट नहीं है। आईसीआई इसके ऊपर कुछ नहीं पूछता आपको। ये किसका फेवरेट है? डिप्लोमा आईएफआरएस के अंदर ये बार बार पूछा जाता है कि गुडविल इंपेयरमेंट हो रही है, गुडविल इंपेयरमेंट हो रही है। गुडविल इंपेयरमेंट अगर होगी तो मैंने आपको सिंपली कहा कि गुडविल इंपेयरमेंट अगर मान लीजिए है और पार्शियल गुडविल मेथड है, तो इसका सारा हिस्सा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड इक्विटी में डाल दो, कंसोलिडेटेड इक्विटी में डाल दो। और अगर ये फुल गुडविल है तो आप फुल गुडविल के अंदर एनसीआई को भी शेयर देंगे और आप पेरेंट को भी शेयर देंगे। गुडविल इंपेयरमेंट पर आपके पास कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आई डोंट सी एनी रीजन कि इसमें आपको कोई दिक्कत आती हो। एक और भी पॉइंट हमने आपको एडजस्टमेंट में बताया था, वो मैंने बताया था कॉन्ट्रा का, कि आपके सवालों में कॉन्ट्रा आइटम्स भी आती हैं इन द बैलेंस शीट्स। तो हमने कहा अपने रिसीवेबल्स को और पेबल्स को कैंसिल कर दो। इसमें कभी कभी कैश इन ट्रांजिट आ जाता है, जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अपने पास आप अगर एंट्री में बोलो तो क्या हो जाता है? पेबल कम हो गए कितने के? 1000 रुपए के। पर डेटर कितने के कम हो गए? डेटर कम हो गए 1500 के। तो बाकी क्या निकला? बाकी 500 का कैश इन ट्रांजिट निकला। गिव द इफेक्ट्स टू द बैलेंस शीट, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्ट्रा की भी आइटम है, क्योंकि आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं देती है, तो मैंने हल्का सा रिवाइज कर दिया और इस पर कोई डेडिकेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास नहीं होते हैं। एक मुद्दा आता है डिविडेंड का, कि सर जो डिविडेंड पेड है इसका क्या करेंगे? डिविडेंड पेड का इंस्टीट्यूट का ये भी एक फेवरेट आइटम है इक्विटी वाले का। हमने सीना में बताओ क्या किया था? डिविडेंड पेड को हमने सीना में क्या किया था? सीना में तो हमने ऐड कर दिया था, किस नाम से? डिविडेंड एलिमिनेशन। दूसरी बात, ऑफ कोर्स अलोंग विद डीडीटी। मुझे दूसरी बात बताओ कि जब आपने ये एलिमिनेट किया तो क्या पेरेंट की जो इक्विटी है, कंसोलिडेटेड इक्विटी, क्या यहां से भी हटना नहीं चाहिए? तो यहां से जब हटाओगे तो यहां तो 100% हटा था, लेकिन यहां तो 70% हटाओगे। कहां से हटेगा? ये पीएनएल से। किस नाम से हटेगा? अदर इनकम। आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हो ना ये डिविडेंड दिया ना ये डिविडेंड लिया। अच्छा, अब आपको इसके अलावा जो डिविडेंड आपका एनसीआई का है वो एलिमिनेट नहीं करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। बताओ कितना? 30% का। और ऑफ कोर्स, अच्छा इधर से मैंने कहा कि आपको अपने पास जो पेमेंट करी आपने डीडीटी की, डीडीटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। डीडीटी का डिस्ट्रीब्यूशन पीएनएल में नहीं आता है, वो कहां पर आता है? ये डायरेक्टली सोखी में आता है। आपके केस में कंसोलिडेटेड इक्विटी में आएगा, क्योंकि आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एनसीआई का या उनका डीडीटी, ये भी कहां चले जाएंगे? ये आपके पास एनसीआई में क्या कर दिए जाएंगे? रिड्यूस। किसके नाम से? एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने रिड्यूस कर दिया। ऑफ कोर्स अगर आप सोकी बनाते तो ये सोकी के अंदर भी प्रेजेंट किया जाता। इसका ना सोकी बनेगा तो वहां भी प्रेजेंट होगा, बैलेंस शीट बनेगी तो आपका एनसीआई में प्रेजेंट होगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो खाली एनसीआई में दिखाओ, सोकी भी बना रहे हो तो सोकी में भी प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। डिविडेंड पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। डिविडेंड पर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? मैंने ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आपको लिखवा दिए। तो डिविडेंड पर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? 35, 36, 37, 38 सब बेकार है। एक भी क्वेश्चन काम का नहीं है। एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, उन्हें देखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, अब बारी आती है एक और मुद्दे की। वो मुद्दा था हमारे पास, क्या एनसीआई नेगेटिव हो सकता है? तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने रेपिटेटिवली 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप अपने पास उन क्वेश्चंस को मानते हुए कि वो हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 45, 175 कौन सा वाला एग्जाम करने के लिए दे दूं?
एक क्वेश्चन आप कोई भी कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 भी है एंड 52 भी है ऑफ चैप्टर नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन मार्क कर दूं? क्या लेटेस्ट वाला मार्क कर दूं 175 नंबर, यानी कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड में आया होगा, 175 नंबर सीरीज से पता चलता है। तो मैंने कहा साहब आपके पास ये क्वेश्चन है। मैंने एक भी क्वेश्चन डिप्लोमा आईएफआरएस का मार्क नहीं किया, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने एग्जांपल्स का भी मार्क नहीं किया, मानते हुए कि वो सब मार्जिन की चीजें हैं। इसके बाद हम आ गए, इसका भी प्रिंट आउट ले लो जरा। इसके बाद आ गए साहब, मेरे पास सीपीएल बनाना है, पर सीपीएल बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 107, 108, 145, 161 तथा क्वेश्चन नंबर 176, 85 ऑफ चैप्टर 13, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, जिनमें बिना बात की सोकी बना रखी है, बिना बात की सोकी बना रखी है। मुझे बताइए इनमें से कितने क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बार बार रिपीट किए हैं, तो मुझे चाहता हूं कि इनमें से एक या दो तो क्वेश्चन कर लो। क्या 176 मार्क कर दूं और 161 मार्क कर दूं? तो मैंने लेटेस्ट वाले दो क्वेश्चन मार्क कर दिए। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन है 109, 110 और 111। ये वो क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट फालतू फंड में आपको डाल रहा है। पहले एक बैलेंस शीट देता है, फिर कहता है अगले इलिस्ट्रेशन में पिछले वाले को फॉलो करना, फिर उसके अंदर, ये सब बेकार क्वेश्चन है। ये असल में आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। कुछ याद आया? क्वेश्चन था कि भाई हमने 100% शेयर एक्वायर किए, फिर कहता है अज्यूम द सेम फैक्ट एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उसे 75% कर दो, फिर उसके अंदर ऐसा कर दो। ये बिना बात के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं आते नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कुछ नए क्वेश्चन बनाए। वो क्वेश्चन कौन से हैं? 172, 178 और क्वेश्चन नंबर 83 ऑफ चैप्टर 13। सेम क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑल सेम क्वेश्चंस। मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है डिप्लोमा आईएफआरएस से, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट के पास डिप्लोमा आईएफआरएस के क्वेश्चन का सोर्स आया है, क्योंकि उन्होंने वो वाले क्वेश्चन जो हम पिछले कई साल से करा रहे थे, आते तो थे नहीं पर हम करा रहे थे, तो उन्होंने वो दो क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन वही है, उसी को उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए कहूंगा। कौन सा वाला करने के लिए बोल दूं? 178। आप इनके अंदर कोई और भी कर सकते हैं, दे आर बेसिकली सेम, ठीक है ना। ये मैंने आपसे कहा इन्हें इग्नोर कर दो, ये क्वेश्चन करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। यहां तक आकर के सब कर दिया। एक क्वेश्चन आता है 53, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम बट यू शुड डू इट। क्वेश्चन मैंने जोड़े थे घर पे, कोई 15-20 क्वेश्चन ही बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप गिनेंगे तो हो सकता है 25 बन जाए, और बड़े बड़े गिनेंगे तो 15 बन जाए। बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास बड़े क्वेश्चंस है और कुछ नहीं है बड़े क्वेश्चंस में। क्या मैं आगे चल सकता हूं? मजे की बात तो यह है कि यहां तक पहुंचने के बाद अब मैं बात करता हूं, क्या इंस्टीट्यूट ने सीपीएल, ये मैं अभी तक किसकी बातें कर रहा था? बैलेंस शीट की बातें कर रहा था कि पीएनएल की बातें कर रहा था? मैंने हेडिंग क्या लिखा था? मैंने हेडिंग लिखा था बैलेंस शीट का। मजे की बात है, इंस्टीट्यूट ने पीएनएल पर कभी भी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा सिवाय 53rd नंबर में। इसका मतलब क्या सीपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है? फटाफट से बताओ। अगर हमारे पास ज्यादा टाइम ना हो तो क्या सीपीएल पे पीएचडी करनी जरूरी है? सीपीएल पे पीएचडी करनी जरूरी नहीं है।
मैं फिर भी आपको रिवाइज कराऊंगा कि सीपीएल में है क्या था जो हमने करना है। एक ही क्वेश्चन है 53 जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब बारी आ गई सीपीएल की, शायद नोट पॉइंट नंबर 4 है, पता नहीं, पॉइंट में ऐसे ही लिख रहा हूं। अब तो सीपीएल की बात करता हूं। देखो, जब सीपीएल बनेगा ना, तो एक तो आ गया रेवेन्यू यानी कि सेल्स, पी की भी आएगी, एस की भी आएगी। क्या कॉन्ट्रा कट जाएगी? फटाफट से बताओ। अगर कोई कॉन्ट्रा है तो वो कट जाएगी। फिर आएगी हमारे पास अदर इनकम, पी की भी आएगी, एस की भी आएगी। क्या इसमें डिविडेंड एलिमिनेशन होगा? द आंसर इज यस। ये डिविडेंड एलिमिनेशन किस में हो रहा है? क्या एस में हो रहा है या सी में हो रहा है? फटाफट से बताओ। ये डिविडेंड एलिमिनेशन किस में हो रहा है? ये पेरेंट कंपनी में हो रहा है। इसका मतलब ये पेरेंट कंपनी है जो अपने पास इसको क्या करती है? एलिमिनेट करती है। फिर आ गए मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कंज्यूम्स या परचेजेस। फिर आता है मेरे पास चेंज इन स्टॉक, पी का भी, एस का भी, पी का भी, एस का भी, कॉन्ट्रा माइनस कर दो। इसमें आपके पास कभी कभी एक कॉस्ट आती है जिसको बोलते हैं यूपी। ये यूपी कौन सा वाला हो सकता है? ये यूपी हो सकता है अपस्ट्रीम हो, या ये यूपी कौन सा हो सकता है? फटाफट से बताओ। ये डाउनस्ट्रीम भी तो हो सकता है। तो ये भी तो खर्चा है, यूपी भी तो कॉस्ट है। तो यूपी भी खर्चा है, तो यहां पर चला आएगा हमारे पास। तो हमने अपने पास कहा साहब यूपी का भी पॉइंट यहां पर डाल दो। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है, अदर कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। मैंने कहा जी इनको सबको ले लो। ये आ गया अदर कॉस्ट। एक डेप्रिसिएशन ले लो, और पेरेंट का भी आएगा, एस का भी आएगा। और मैंने कहा आपके पास यहां पर इसके अलावा गुडविल की अमोर्टाइजेशन, गुडविल की इंपेयरमेंट भी आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरा ये कहना है कि ये सब करने के बाद आपने प्रॉफिट निकाल लिया। आपको वैसे यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको दिक्कत कहां आती है? एलोकेशन करने में, कि एनसीआई का हिस्सा क्या होगा। तो एनसीआई का हिस्सा क्या होगा? फटाफट से देखो। एनसीआई का हिस्सा होगा जो भी एस में लिखा हुआ है ब्लू कलर से, वो सब आपने लेना है। एस का सेल, एस की कॉस्ट, एस का कॉस्ट, एस का चेंज इन स्टॉक, अपस्ट्रीम यूपी, डाउनस्ट्रीम नहीं लेना, एस की डेप्रिसिएशन, एस की गुडविल इंपेयरमेंट, एस का प्रॉफिट। क्या ये एस का प्रॉफिट जो आ रहा है इन अबव पीएनएल है? द आंसर इज यस, इन अबव पीएनएल। इसमें आपने क्या लिखा है? ये भी मेरे पास आएगा, ये एनसीआई का शेयर निकलाएगा। और बैलेंसिंग फिगर क्या निकलाएगी मेरे पास? बैलेंसिंग फिगर निकलाएगा पेरेंट का शेयर की, यानी पी का शेयर कितना है? ये पी का शेयर निकलाएगा। बस यही होता है। अच्छा, बच्चे ने कहा है सर फाइनेंस कॉस्ट में डेफर्ड कंसिडरेशन की भी कॉस्ट आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, पी की भी आएगी, एस की भी आएगी। और डेफर्ड कंसिडरेशन कि अगर कोई ब्याज है, अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है, तो वो चली आएगी। लेकिन वो फिर से ध्यान देना, वो पेरेंट की है, वो एस की नहीं है। ओके। इसका मतलब आप अपने पास देखें तो ये कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइटम्स नहीं है। बट आपको यहां पर क्या देखना चाहिए? क्या आपको एस की चीजें देखनी है? हाँ। और साथ में आपने देखना है एस के कंटेक्स्ट में ही, एस के कंटेक्स्ट में ही उसकी गुडविल इंपेयरमेंट और उसका यूपी, बस। और उसके बाद यही बैलेंस जो निकल आएगा, यही जो बैलेंस निकल आएगा, इसके ऊपर एनसीआई का शेयर निकाल दो, बाकी आपका पेरेंट का हिस्सा है। इसका मतलब सीपीएल में इतना ही है। क्या इस पर कोई भी क्वेश्चन मेरे पास है? द आंसर इज निल। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, पता चला एक्सपर्ट के चक्कर में तुम मेन भी नहीं कर रहे जो एग्जाम के लिए चाहिए, इसलिए मैंने अपने पास डिप्लोमा आईएफआरएस को हटा दिया। मैंने इसमें फालतू में एग्जाम्पल हटा दिए। मैंने कहा भाई इतना हैवी हो रहा तुम्हारे से पढ़ना,
तो लेट अस शॉर्टन इट। बट क्या मैं जो कर रहा हूं आपके लिए ठीक कर रहा हूं? अगर मैं शॉर्टन कर रहा हूं तो क्या वो ठीक है? द आंसर इज नो। कायदे से आपको हर चीज पढ़नी चाहिए, और मेरी गारंटी पता क्या है कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है पेपर आपको वहां से बाहर से मिलेगा ही नहीं। वो गारंटी तब है अगर आप मार्जिन कवर करोगे। अगर आप खाली इंस्टीट्यूट के पास्ट क्वेश्चंस को करके चले जाएंगे तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास इसके अलावा आपको क्वेश्चंस कौन से आते हैं? इसका प्रिंट आउट ले ले। इसके अलावा किसी किसी क्वेश्चन में आपको सोकी बनाने को आ सकता है। कई बार तो हम सोकी बनाते ही हैं, और कभी कभी कैश फ्लो बनाने का आ सकता है। तो सोकी के बारे में समझो। सोकी में क्या क्या चीजें हैं? कुछ नहीं, सोकी इज रिपीट प्रेजेंटेशन, यानी जो आपने अभी तक पढ़ा था सिर्फ उसी की रिपीट प्रेजेंटेशन है। ये एनसीआई वही वाला है जो आप पहले बना रहे थे। क्या ये मुश्किल था क्या पहले एनसीआई? नहीं, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन का चेंज का ट्रीटमेंट कहां जाएगा? वो पीएनएल में जाएगा बेटा। ठीक है, ये वही वाला है। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें रिजर्व्स हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, और अदर कोई आइटम्स हो सकती हैं, शेयर कैपिटल हो सकती है। हम हमेशा स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं हमेशा कहां से? अपने ओपनिंग बैलेंस से। हाँ, प्रेरित कह रहा है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में से 70% पेपर आता है। वही तो मैंने कहा प्रेरित। टुडे ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। नाउ स्टूडेंट आर नॉट कंसर्न विद द मार्जिन, दे आर सिंपली सेइंग सर एमटीपी आरटीपी कर लो, 70% पेपर आएगा। आता था, इस बार नहीं आया। एफआर में आ गया है फिर भी, लेकिन ऐसा डीटी में, एसएफएम में, ऑडिट में नहीं हुआ। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अगले वाले पेपर भी आरटीपी एमटीपी से ही आएंगे। बाकी स्टिल वो सारे बाहर से नहीं आएंगे। इसका मतलब 50-60% का तो आ ही जाएगा। तो बच्चा खुश है, कह रहा है 50-60% से पास तो मैं हो ही जाऊंगा, रैंक मुझे लाना नहीं है। ठीक है, तो अपनी अपनी तैयारी का तरीका है। हाउ यू वांट, आई विल बी डूइंग टोटल। मेरी क्लासेस आपने ये सोच के ज्वाइन किए हैं कि हमने टोटल पढ़ना है। मैं टोटल पढ़ाऊंगा, ये रिवीजन वीडियो आपकी मदद करने के लिए है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा टोटली आपको। ओके। क्या मेरे पास यहां पर सबसे पहले एनसीआई का क्रिएशन आएगी? सबसे पहली आइटम कौन सी आएगी? पहली आइटम आएगी एनसीआई की क्रिएशन। ये वही वाला है, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा होगा। मुझे ये बताओ, इसके बाद इसमें क्या चीज आएगी? क्या इसमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा भी प्रॉफिट जो पोस्ट का था और इसका भी प्रॉफिट जो पोस्ट का था, दोनों प्रॉफिट पोस्ट वाले आ जाएंगे? डिविडेंड पेड। अगर मान लो मैंने ये प्रॉफिट जो था उन्हीं का गिवन प्रॉफिट लिखा है, तो क्या डिविडेंड पेड अपना भी घटेगा और एनसीआई का भी घटेगा? द आंसर इज यस। अगर मैंने प्रॉफिट पहले ही डिविडेंड एलिमिनेट करने के बाद लिखा हुआ है तो ये यहां नहीं आएगा। इसके अलावा डीडीटी तो ऑलवेज आएगा। दोनों का क्या आ जाएगा? डीडीटी भी चला आएगा। अगर कोई डीडीटी है। एक आधे क्वेश्चन में कोई ट्रांसफर की बात भी थी कि पीएनएल से रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर की भी एंट्री आ गई। अगर मान लीजिए यहां तक हम पहुंच जाएं और मैंने आपसे कहा कि कोई और एडजस्टमेंट इसमें नहीं आती है, तो मेरे पास क्या आपके पास ये सोकी की आइटम्स निकल आएंगी, ये सोकी की आइटम्स निकल आई, और सोकी के आइटम्स निकलने के बाद और कुछ करने की आवश्यकता आपके पास नहीं है। अगर कोई गुडविल इंपेयरमेंट होती है तो यहाँ माइनस हो जाती है। मैंने वो लिखा नहीं, मानते हुए कि चलो ठीक है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसके ऊपर कोई अलग से क्वेश्चंस आपके पास नहीं है। इसका मतलब इसके कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके। इसके अलावा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लाइन बाय लाइन उनको जोड़ देते हैं, सीएफओए को, सीएफआईए को, सीएफएफए को, आप लाइन बाय लाइन इनको ऐड कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी आता है और ये क्लोजिंग बैलेंस आता है। ध्यान देना, इसमें सब्सिडरी की भी ओपनिंग बैलेंस आएगा।
सब्सिडरी का ओपनिंग बैलेंस कब आएगा? अगर हमारी पुरानी सब्सिडरी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी होगी फिर ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर पुरानी सब्सिडरी है तो यहां पर आएगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस यहां पर भी चला जाएगा और एस के ये बैलेंसेस भी यहां पर चले आएंगे। इनमें कुछ चीजें कॉन्ट्रा भी एडजस्ट हो जाती हैं। अगर कोई चीज कॉन्ट्रा एडजस्ट करनी है तो हो सकता है इसका फाइनेंस इनकम उसका फाइनेंस कॉस्ट हो, इसका डिविडेंड इनकम उसकी कॉस्ट हो, तो हम उनको अपने पास कॉन्ट्रा एलिमिनेट कर देते हैं। मजे की बात है इस पर भी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 53। इकलौता क्वेश्चन है आपके पास, उसी को आप 2 बार देख लेंगे तो दैट इज मोर देन अनफ। ओके, फिर मैंने आपके पास स्टार्ट किया था लॉस ऑफ कंट्रोल एंड ट्रांसफर्स। मैंने प्रिंट ले लिया है इसका भी। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था लॉस ऑफ कंट्रोल भी, और दूसरा हमने डिस्कस किया था आपके पास ट्रांसफर्स। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल का लॉस। किन कारणों से आप कंट्रोल लूज करते हैं? या तो सेल कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, या आपका स्टेक क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ड्यू टू ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ऑप्शन बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो बाकी के शेयर होल्डर है, अगर वो अपने स्टेक्स को यूज कर लेते हैं तो आपके पास ये अमाउंट ऐसा आ जाता है। यहां पर हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था? हमको सीबीएस तक तो वैसे बनाना ही है, प्लस माइनस हमें एलओसी की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। एलओसी की एडजस्टमेंट क्या थी? बैंक से पैसे मिल गए, कंसीडरेशन रिसीव्ड। इसके अलावा एनसीआई एट बुक वैल्यू हमने उसे भी हटा दिया। जो इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड है, किस पर रिटेन करेंगे? एट फेयर वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। अगर फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो किस पर लेंगे? फिर किस पर लेंगे? एट इंट्रिंसिक वैल्यू। और हटा देंगे आईएनए को भी, और हटा देंगे गुडविल को भी, और डिफरेंस डाल देंगे गेन ऑन सेल, जो कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। इसके अलावा हमने कहा कि आपको अपने पास एक डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि फेयर वैल्यू कितने रुपए की आपके पास थी जिसको आपने रिकॉर्ड किया, और फेयर वैल्यू एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। इनके डिफरेंस को आप बोलते हैं गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट, जिसको कि आप क्या करते हैं? आप डिस्क्लोज करके दिखाते हैं। कभी कभी आपको ये एलओसी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पूछता है, वहां अपने पास आप सिंपली सेल की एंट्री डालकर दिखा देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की सेल की एंट्री क्या है। यहां के अलावा एक आइटम और आती थी, वो आती थी इन केस ऑफ सीपीएल। ये जो गेन है, क्या ये सीपीएल के अंदर गेन के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे? द आंसर इज यस। इसके अलावा जो ओसीआई है उसके अंदर जो ओन शेयर है, अगर वो रिसाइकिल हो सकता है तो क्या पीएनएल में चला जाएगा, और अगर रिसाइकिल नहीं हो सकता तो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में चला जाएगा। ये मोस्ट रिसेंटली आपने पढ़ा था और मुझे उम्मीद है आपको ये याद होगा। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस थे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालते हुए कैसे ढूंढी थी आपने? जो आपके आईएनए है प्लस जो गुडविल है प्लस जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, अगर ये आपके पास 100% है तो रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट का प्रो राटा वैल्यू कितनी है? इसे बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, प्रणव कह रहा है ये मई 2023 में भी आया था, मैंने भी लिखा हुआ है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 55 जो आप करेंगे ये सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इकलौता क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है ये आप करेंगे। 56 और 149 एक जैसे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आप करेंगे। इसके अलावा 57 58 बेकार क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक कर सकते हैं, बाकी आप इनको इग्नोर करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, काम के नहीं है ये। 59 नंबर एक लॉट वाला क्वेश्चन है कि 2 लॉट में हमने शेयर खरीदे, वो 2 लॉट में शेयर बेचे। उसमें ना आपको एक पॉइंट होता है कि अगर आपका कंट्रोल जिस दिन लॉस्ट है आप उस दिन तक काम करते हैं, जल्दी पैसे मिल गए तो एडवांस दिखा दो, कम कम पैसे मिले तो रिसीवेबल दिखा दो। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के एंगल से इग्नोर करने लायक है, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा ये सब स्मॉल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बैलेंस शीट बेस्ड है,
क्वेश्चन बैलेंस शीट पर बेस्ड है। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास 112, 113 और 141, ये इस जैसा क्वेश्चन है, और 140, और साथ में एक क्वेश्चन है 115। 115 क्वेश्चन ये ओसीआई वाला क्वेश्चन है, पीएनएल का। यू मस्ट डू इट। इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लो, इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। आपको और कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। लॉस ऑफ कंट्रोल पर बस खाली आपके पास यही है। प्रणव ने कहा मई 23 में भी क्वेश्चन आया था, मई 23 वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट वाज वेरी वेरी सिंपल। यानी आपको उसमें कोई ज्यादा कुछ मसाला है नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ आपको क्लास में कवर कर दिया था, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक और भी क्वेश्चन डिस्कस, एक और भी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, वो कौन सा वाला है? दैट इज इन रिलेशन टू योर सेल परचेज ऑफ शेयर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। ये बहुत छोटा सा पॉइंट था, सेल परचेज ऑफ शेयर्स विदाउट एलओसी। इसके अंदर आपके पास दो ही काम थे, बताओ क्या क्या? या तो आप शेयर बेचते हैं, तो अगर आप शेयर बेचेंगे तो एनसीआई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या अगर आप शेयर खरीदते हैं तो एनसीआई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब भी एनसीआई घटेगा तो आप प्रो राटा कर देना। किसका? प्रो राटा ऑफ एनसीआई। पैसे दिए हैं तो टू बैंक, बाकी डिफरेंस गया डायरेक्टली सोकी में। अगर आप अपने पास सेल कर रहे हैं तो बैंक में पैसे आएंगे और एनसीआई क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट कितना होगा? बढ़ेगा ना। तो क्रेडिट किससे होगा? जो भी आपके आईएनए और गुडविल है, अगर ये 100% है तो जो एनसीआई का शेयर था आप उतने रुपए से इसे डालिए, बाकी डिफरेंस कहां चला जाएगा? सोकी। नॉट एट ऑल टफ। एनीवे यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चंस आल्सो। इसमें से दो क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन 46 एंड 47। बाकी सब क्वेश्चन बेकार है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 48, 49, 48, 49, 50 एंड 51। इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। दो क्वेश्चन इसके ये वाले कर लेने चाहिए आपको, तो आपके पास और कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है, वो क्या है कि आपको अपने पास अपनी पॉलिसीज को क्या करना पड़ता है? यूनिफॉर्म करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म क्या करते हैं? पॉलिसीज करते हैं। क्या डेप्रिसिएशन को यूनिफॉर्म करते हैं? द आंसर इज नो, इट इज चेंज इन एस्टिमेट्स। फिर मैंने कहा अगर इसके अंदर गैप हो जो कि अधिकतम कितना हो सकता है? 3 महीने का, तो आपको नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट, जो करंट और नॉन करंट है, इसे रिक्लासिफाई करना पड़ता है। मेजर चेंजेस अगर एसेट्स में हो चुके हैं तो मेजर चेंजेस भी आपको साथ में बताने पड़ते हैं। इसमें एक ब्रीच वाला सवाल आता है कि भाई अगर लोन ब्रीच हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप उसे यूनिफॉर्म करेंगे, और इंटरनेशनली उसका ट्रीटमेंट अलग था, आप इंडिया में जब आएंगे तो उसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। तो ऐसे में आपके पास ये सवाल आते हैं। इसमें आपके 4 क्वेश्चन है, 31, 32, 33 और 34। आई होप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता सारे होने चाहिए। शुभम कह रहा है इसका डिफरेंस सोकी में क्यों जाता है? ऊपर वाले का डिफरेंस सोकी में क्यों जाता है? कुछ बच्चा याद कराएगा मुझको कि ये सोकी में क्यों डालने का रीजन दिया था हमने? व्हाई वी वांट टू ट्रांसफर इट टू सोकी, व्हाई नॉट टू पीएनएल? क्योंकि ये एनसीआई के खरीदने बेचने से आता है। एंड एनसीआई कौन है? ओनर्स। एनसीआई कौन है? ओनर्स। ओनर्स के साथ की गई ट्रांजैक्शंस जो है वो सब कहां जाती हैं? वो डायरेक्ट सोकी में जाती हैं। ओके। तो बस इतना ही पार्ट था। अब ढूंढ लेना, ये 15, 16, 20 क्वेश्चन निकल आएंगे। आप इसे जरूर कंप्लीट कर लेना तो होल्डिंग पकड़ में आ जाएगी। भाई साहब 20 नंबर का पेपर आता है। 20 नंबर आपके रैंक के लिए, आपके पास होने के लिए बहुत जरूरी है। 20 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते। आप रोज सुबह सुबह नींद छोड़कर बैठते हो, चैप्टर छोड़ने के लिए थोड़ा बैठते हो, जरूर करेंगे। और आपको अपना टाइम खुद निकालना है। मेरे को लगभग 1.25 घंटे लगे। इन 1.25 घंटे में
पिछले 12-13 क्लासेस का पूरा कंटेंट रिवाइज हो गया। मैं चाहता हूं आप जरूर अपना होमवर्क करें, और मेरे को यही मन में रहता है कि हाँ, बच्चे जो हैं ये अच्छे बच्चे बन जाएं, हमारे देश का भला तभी होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन। बाकी कल मिलेंगे और कल आपके साथ और बातें करेंगे। बाय बाय।